अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको तारीखी तौर पर बताएंगे कि पाकिस्तान किस तरह तबाही के गड्ढे में गिरा और पाकिस्तान ने दुनिया में कितने ममालिक की मदद की, लेकिन इसके बावजूद वो मुल्क तरक्की कर गए लेकिन पाकिस्तान तरक्की ना कर सका। इसकी असल वजूहात क्या हैं और किन ममालिक की पाकिस्तान ने मदद की थी, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो नाजरीन, वीडियो शुरू करते हैं। पीटीआई के दौर में आर्मी चीफ और वजीर खजाना इमदाद मांगने के लिए अबू धाबी गए। सुल्तान ने बात सुनकर निहायत ही पते की बात की। उनका कहना था कि एक वक्त था जब आपका हाथ ऊपर होता था और हमारा नीचे, हम इमदाद के लिए आपके पास आते थे। आज हमारा हाथ ऊपर है और आपका नीचे। आप हमारे भाई हैं, हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा है हम ऊपर या नीचे वाला हाथ बनने की बजाय एक दूसरे से बराबरी से हाथ मिलाते हैं। आप किसी मुल्क से इमदाद ना लें, आप मुल्कों से बिजनेस करें, आप इस तरीके से अमीर होंगे। पाकिस्तानी वफ्द ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सर झुका लिए। दूसरी मिसाल सऊदी अरब के मौजूदा बादशाह किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज की है। ये बादशाह बनने से पहले 48 साल रियाज के गवर्नर रहे। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान के सफीर एडमिरल शाहिद करीमुल्लाह सदर का पैगाम लेकर इनके पास गए। शाह सलमान ने पाकिस्तानी सफीर से कहा, हम पाकिस्तान को अपना भाई समझते हैं, लिहाजा हम हर मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े होते हैं। लेकिन ये बात याद रखें, ये जज्बा सिर्फ हम तक है, हमारे बच्चे प्रैक्टिकल हैं, हमारे बाद ये आपका ख्याल नहीं रखेंगे। चुनाचे आपके लिए बेहतर है आप हमारी ज़िंदगी में अपने पाँव पर खड़े हो जाएं। सफ़ीर ने यह पैगाम मनोअन सैफर बनाकर ऐवान सदर भिजवा दिया। तीसरी मिसाल चीन की है। जनरल कमर जावेद बाजवा 2021 में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए बीजिंग गए। सदर शी ने उन्हें सिर्फ 2 मशवरे दिए, आप एक ही बार ये फैसला कर लें आपने क्या करना है चाहते हैं, और दूसरा ये याद रखें कि तरक्की और लड़ाई में तरक्की पहले नंबर पर आती है और लड़ाई दूसरे पर। आप लोग तरक्की पर कंप्रोमाइज़ ना करें, भारत से लड़ें लेकिन पहले तरक्की करें। उन्होंने चीन की मिसाल दी कि हमारा भारत के साथ 70 साल से तनाज़े चल रहे हैं, हमारी ताज़ा झड़प भी हुई है, मगर इसके बावजूद भारत के साथ हमारा तिजारती हुजूम बढ़ता चला जा रहा है। हम लड़ाई के बाद भारत से ज़्यादा तिजारत कर रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए इन तमाम मशवरों को साइड पर रखें और दिल्ली में 9 और 10 सितंबर के G20 सरबराही इजलास पर फोकस करें। भारत न सिर्फ दुनिया की 20 बड़ी मैशियतों में शामिल हो चुका है, बल्कि ये आज बड़ी मैशियतों की मेज़बानी भी कर रहा है। दूसरी हकीकत, G20 में इंडोनेशिया, जनूबी कोरिया, मेक्सिको, जनूबी अफ्रीका और तुर्की भी शामिल हैं। ये 5 मुल्क भारत के सामने इस रेस में शामिल हुए। आप तुर्की को 2000 में देखें और उसके बाद 2010 और 2023 में देखें। तुर्की ने कसाद बाजारी और रिसेशन के बावजूद ठीक ठाक तरक्की की। जनूबी कोरिया ने 1960 की दहाई में पाकिस्तान से 5 साला मैशी मंसूबा मुस्तमार लिया था और अपने 300 साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम के पास भिजवाए थे ताकि ये डॉक्टर साहब से नोबेल प्राइज जीतने का तरीका सीख सकें। इंडोनेशिया हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है। इस्लामी मुल्कों में सबसे पहले दहशतगर्दी इस मुल्क में शुरू हुई थी। बाली में 2002 में आपको वो वाक़या याद होगा। इंडोनेशिया के सियाहती इंडस्ट्री तबाह हो गई थी, लेकिन सिर्फ 20 साल बाद 2022 में इंडोनेशिया ने G20 की मेज़बानी की। एक वक्त था इंडोनेशिया के सियासतदान, फौजी सरबराहों और अरबपति बिजनेसमैनों के बच्चे तालीम के लिए पाकिस्तान आते थे, लेकिन आज वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। मैक्सिको भी चंद बरस पहले तक लातीनी अमेरिका का गरीब मुल्क होता था।
इसका माफिया आज भी पूरी दुनिया में बदनाम है, लेकिन ये भी अब G20 में शामिल है। और जनूबी अफ्रीका 1994 में आज़ाद हुआ और इससे पहले वहाँ खौफनाक नस्ली फसादात होते थे, लाखों लोगों की लाशें सड़कों पर पड़ी होती थीं। आज भी इस मुल्क में गोरों और कालों के दरमियान इख्तलाफात हैं, लेकिन ये भी आज G20 में शामिल है। भारत ने इनके अलावा बांग्लादेश, मिस्र, नाइजीरिया, मुत्तहिदा अरब अमीरात, ओमान, सिंगापुर, नीदरलैंड, स्पेन और मॉरिशस को भी बतौर मेहमान दावत दी है। ये तमाम मुल्क कभी पाकिस्तान के दोस्त होते थे। बांग्लादेश न सिर्फ पाकिस्तान का हिस्सा था, बल्कि पाकिस्तान की बुनियाद ही बंगालियों ने रखी थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ढाका में बनी और 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान बंगाली लीडर A.K. फजलुल हक ने पेश की थी। हम 1971 में बंगालियों को नालायक, पसमानदा और गंदा करार देकर अलग कर दिया, लेकिन आज बांग्लादेश मैशी लिहाज से पाकिस्तान से आगे है और ये G20 मुल्कों के साथ भी बैठा है। हमने भुट्टो दौर में इसराइल के खिलाफ जंग में मिस्र, उर्दन और शाम की मदद की थी। नाइजीरिया जैसे दर्जन भर अफ्रीकी मुल्क पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी सीखा करते थे। नाइजीरिया के फौजी अफसर पाकिस्तानी एकेडमियों में तरबियत हासिल करते थे। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने स्टार्ट ही पाकिस्तान से लिया था। एमिरेट्स एयरलाइन का मुख्तफ भी आज भी ई के है और ई एमिरेट्स से लिया गया और के कराची से। दुनिया की ये बड़ी एयरलाइन कराची से स्टार्ट हुई और हमने इसे जहाज भी दिया था और अमला भी। UAE के तमाम सहरा पाकिस्तानी हुनरमंद आबाद किए, लेकिन आज ये कहाँ है और हम कहाँ हैं। ओमान हमारा दोस्त था, आज भी ओमान में 2.5 लाख पाकिस्तानी काम करते हैं। सुल्तान काबूस पाकिस्तान आते थे तो उन्हें कराची में डिप्टी कमिश्नर रिसीव करता था और उनकी सदर से मुलाकात के लिए सफ़ीर को ठीक ठाक पापड़ बेलने पड़ते थे। सिंगापुर ने भी पाकिस्तान से तरक्की का सफ़र शुरू किया था। सिंगापुर एयरलाइन हो या फिर सिंगापुर पोर्ट, ये पाकिस्तानियों ने बनाई और एक वक्त था जब ली को आन यू ने पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा दौरे किए और ये पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों और मशहूर लोगों को जानते थे। नीदरलैंड ने 1960 की दहाई में पाकिस्तान को टेलीविज़न सेट बेचे। फिलिप्स नीदरलैंड का ब्रांड है। पाकिस्तानी ने फिलिप्स को मुल्क में काम करने की इजाज़त दी और हॉलैंड इसे इस वक्त की सबसे बड़ी डील करार दिया करता था। स्पेन यूरोप का वहद मुल्क था जो हर किस्म के पाकिस्तानी को इमिग्रेशन भी दे देता था और काम की इजाज़त भी। आज भी स्पेन में लाखों पाकिस्तानी हैं और पीछे रह गया मॉरिशस, तो हमने आज तक इसे दोस्ती के काबिल ही नहीं समझा। लेकिन ये तमाम मुल्क इस वक्त G20 के सरबराह के साथ बैठे और हम दूर बैठकर इन्हें हैरत से देख रहे हैं। हम अब सऊदी अरब की तरफ आते हैं। दुनिया ने हमेशा इन दोनों मुल्कों को इकट्ठे देखा। 1979 में खाना काबा का मसला हो तो पाकिस्तानी फौज को तलब किया गया। यकीन माने खवासी बागियों के इशू पर भी पाकिस्तान ने सऊदी अरब की मदद की। एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान पर इक्तसादी पाबंदियां लगीं। इस वक्त सऊदी अरब दुनिया का वहद मुल्क था जिसने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया, हमें मुफ्त पेट्रोल तक दिया। आज भी पाकिस्तान के 20 लाख वर्कर्स अरब मुल्कों में मुलाकातें कर रहे हैं और इनकी रकूम से मुल्क चल रहा है। भारत सऊदी अरब और UAE पर मुसलसल दबाव डाल रहा है और पाकिस्तानी वर्कर्स को निकालने के लिए तगदाव कर रहा है। हम आपको सस्ते और ज़्यादा हुनर देंगे, ये भारत का कहना है सऊदी अरब को, मगर अरब भी ये पेशकश कबूल नहीं कर रहे। लेकिन सवाल ये है कि अरब मुमालिक कब तक इनकार करेंगे। हमें मानना होगा कि दुनिया बदल चुकी है। अरब मुल्कों में नई नस्ल इक़्तिदार और बिजनेस में आ चुकी है और ये नस्ल भाईचारे की बजाय कारोबार को अहमियत देती है। UAE में हुकूमत ने इन्वेस्टमेंट कंपनी बना रखी है। ये कंपनी $500 बिलियन की मालिक है
اور اس کے کارندے پوری دنیا میں کاروباری مواقع تلاش کر رہے ہیں۔ یہ ایسے ملازمین کو سال بعد نکال دیتے ہیں جو کمپنی کے پیسے انویسٹ نہیں کرتے۔ لہٰذا ان حالات میں عربوں کو پاکستان میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ ہم دنیا اور اپنے دوستوں کی نظر میں اس قدر بے وقت ہو چکے ہیں کہ ہم سعودی ولی عہد کو بھارت جانے تے وقت چند گھنٹے پاکستان میں گزارنے کی دعوت دی، مگر ولی عہد تیار نہیں ہوئے۔ دوسری طرف کانفرنس 10 ستمبر کو ختم ہوئی، مگر ولی عہد 11 ستمبر کی رات تک بھارت میں رہے۔ یہ کانفرنس کے بعد بھی بھارتی تاجروں اور صنعت کاروں سے ملاقاتیں کرتے رہے، کیونکہ انہیں بھارت میں بزنس کے مواقع نظر آ رہے ہیں۔ بھارت اور سعودی عرب کے درمیان اس وقت 5 کھرب ڈالر کی تجارت ہے، جبکہ ہم جب بھی سعودی عرب جاتے ہیں پیسے مانگنے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ ہماری عزت کیوں کریں؟ یہ پاکستان کیوں ہے؟ ہمارے پاس اب صرف 2 آپشن بچے ہیں، ہم ضلالت کے اس گھڑے میں گرے رہیں اور گل سڑ کر ختم ہو جائیں، یا پھر ہم غیرت کھائیں اور ایک بار، جی ہاں آخری بار اٹھ کر اس ملک کی سمت ٹھیک کریں لیں اور عزت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ چوائس صرف ہماری ہے، تاہم ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا ہم افغانستان سے لے کر امریکہ تک پوری دنیا کے لیے بوجھ بن چکے ہیں، اور ہم نے اگر آج اپنے آپ کو نہ سنبھالا تو دنیا زیادہ دیر تک ہمارا بوجھ برداشت نہیں کرے گی۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل گھوم جا کو سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے گھنٹی کو دبا دیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔